हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की पोएम है जिसका नाम है कैनवस ऑफ सॉइल, उसके क्वेश्चन आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो यस, एक एक करके मेरे चैनल पर 3K मतलब 3000 जो है सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे करके और भी एड ऑन हो रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें हम जो मेन क्वेश्चन आंसर पोएम के वो करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड भी है। सो क्वेश्चन है, हाउ डज द मेटाफोर ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग एज एन आर्ट फॉर्म। ठीक है, पहले तो अगर एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो कर लीजिए, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन की होगी तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगी, अदरवाइज इसके क्वेश्चन आंसर करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे क्लास 9 की प्लेलिस्ट है, वहां से आप जो है कैनवस ऑफ सॉइल की एक्सप्लेनेशन देखिए। उसके बाद जो है इसके मैंने बाकी क्वेश्चन आंसर भी कराए हुए हैं, वो करिए, और फिर यहाँ पर ये जो वीडियो है वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि जो मेटाफर है, पोएम के अंदर एक मेटाफर का यूज किया गया है जिसमें कहा गया ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स। कि सीड्स क्या है? सीड्स तो बीज होते हैं, जैसे जो कि गार्डनिंग में काम आते हैं। और ब्रश स्ट्रोक्स क्या होता है? जैसे ब्रश से कलर करना, उसके स्ट्रोक्स है ना। तो ये कहता है कि भी ये एक मेटाफर यूज किया गया, सीड्स को कंपेयर किया गया ब्रश स्ट्रोक्स के साथ। ठीक है, ब्रश स्ट्रोक्स के साथ। तो ये जो मेटाफर है, इनहांसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग एज एन आर्ट फॉर्म, ये गार्डनिंग को एक आर्ट फॉर्म की तरह कैसे समझाता है हमें। तो मतलब इससे क्या कहना चाहता है पोइट। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये जो पोएम है ना, इसका नाम है कैनवस ऑफ सॉइल। कैनवस जो होता है वो पेंटिंग में यूज होता है, और सॉइल जो है वो मिट्टी। तो यहाँ पर जो गार्डनिंग है, गार्डनिंग की जो मतलब काम है या वोकेशन है, उसको कंपेयर किया गया है एक आर्ट के साथ, पेंटिंग के साथ। ठीक है, तो कहता है कि जो गार्डनिंग है ना वो भी एक पेंटिंग की तरह है, जिसमें जो गार्डनर है वो सॉइल की कैनवस पे ब्रश की हेल्प से अलग अलग कलर्स की शेड्स को ग्रो करके एक बढ़िया सा सीन क्रिएट करता है, पेंटिंग बनाता है। जैसे आप गार्डन में अगर जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रीन कलर, येलो, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के कलर्स जो है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऐसे करके पिंक, मजेंटा, सब कलर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अगर हम गार्डनिंग को कंपेयर करें एक पेंटिंग के साथ, तो दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटी है। दोनों में ही जो है ब्यूटी है, क्रिएटिविटी है, आर्ट है ना। तो यहाँ पे ये जो पोएम है, मतलब इसका मेन थीम ये है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्वेश्चन है उसमें भी वो यही कह रहा है कि जो पोएट है, जो उसने ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स कहा है, वो एक मेटाफर उसने जो यूज किया है, सीड्स को कंपेयर किया है ब्रश स्ट्रोक्स के साथ। तो कहता है कि वो कैसे हमें जो पोएम है, पोएम में जो गार्डनिंग है उसको एक आर्ट फॉर्म की तरह समझाता है। तो आंसर है द मेटाफर। ये जो मेटाफर है, इट शोज दैट प्लांटिंग सीड्स इज लाइक पेंटिंग। ठीक है, ये दिखाता है कि जो सीड्स को प्लांट करना सॉइल में, वो भी पेंटिंग की तरह है। एंड गार्डनिंग नीड्स क्रिएटिविटी। ठीक है, प्लांटिंग सीड्स इज लाइक पेंटिंग, एंड जो गार्डनिंग है उसके अंदर भी क्रिएटिविटी एंड केयर की जरूरत होती है, जस्ट लाइक आर्ट। जैसे एक पेंटर पेंटिंग बनाते टाइम क्रिएटिविटी दिखाता है, वैसे ही गार्डनर जो है वो गार्डनिंग में क्रिएटिविटी दिखाता है, और उसको भी उतनी ही केयर की जरूरत होती है जैसे किसी पेंटिंग को। मान लीजिए हमने कोई पेंटिंग बनाई, उसके कलर सूखने तक हम वेट करते हैं ना, कि वो खराब ना हो जाए, उस पर इधर उधर कोई स्ट्रे मार्क्स ना लग जाए। तो ऐसे ही जो गार्डनर होता है वो भी जब प्लांट्स को सीड को प्लांट करता है, मतलब बीज लगाता है, तो वो भी उस प्लांट्स की केयर करता है ताकि उनमें अच्छी फ्लावरिंग हो, अच्छी फ्रूटिंग हो, ये सब कुछ। सो दिस कंपैरिजन, तो ये जो कंपैरिजन किया गया है, हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड गार्डनिंग एज अ क्रिएटिव प्रोसेस। ठीक है, तो ये गार्डनिंग को भी एक क्रिएटिव प्रोसेस की तरह दिखाता है। इट शोज दैट, ये दिखाता है कि जो गार्डनर्स हैं लाइक पेंटर्स, पेंटर्स की तरह वो क्या यूज करते हैं, दे ऑल्सो यूज इमेजिनेशन, पेशेंस एंड एफर्ट टू क्रिएट समथिंग आर्टिस्टिक एंड मीनिंगफुल इन नेचर। मतलब वो भी एक आर्ट फॉर्म को रेडी करते हैं विद पेशेंस, एफर्ट्स एंड इमेजिनेशन, सेम जैसे एक पेंटर करता है। बस इतना है कि पेंटर जो है वो कलर से कैनवस पे काम करता है, और जो गार्डनर है वो प्लांट्स के सीड्स से मिट्टी की जो मतलब कैनवस होती है, सॉइल होता है, धरती होती है, उस पे काम करता है।
ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स पर्सपेक्टिव ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड क्रिएटिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग लाइंस, कि एक जो रिलेशन दिखाया गया है नेचर और क्रिएटिविटी के बीच में, वो पोएट का पर्सपेक्टिव हमें बताना है जब वो ये कहता है इस लाइन में कि ईच प्लॉट की हर जो लैंड का हर एक जो पीस है, हर एक जो छोटा छोटा एरिया है, वो एक कैनवस की तरह है वाइड, वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, जहां पर आर्ट और लाइफ जो है वो एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, मतलब क्या है, आर्ट मतलब गार्डनिंग जो है वो एक आर्ट भी है और एक जो वो नई लाइफ को जन्म भी देता है। ठीक है, एक नया प्लांट उगाता है तो वो एक न्यू लाइफ है। सो थ्रू दिस लाइन द पोएट कन्वेज दैट नेचर एंड क्रिएटिविटी वर्क टुगेदर, कि नेचर और क्रिएटिविटी जो है वो एक साथ काम करती हैं। एंड गार्डनिंग इज वेयर आर्ट एंड लाइफ मीट, और गार्डनिंग एक ऐसी मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा काम है जहां पर आर्ट भी है और लाइफ भी है, दोनों मिलती हैं। इट कैन ऑल्सो बी इन्फर्ड, ये भी इन्फर किया जा सकता है कि दैट द पोएट बिलीव, कि पोएट क्या बिलीव करता है, नेचर एंड क्रिएटिविटी आर क्लोजली कनेक्टेड। ठीक है, कि नेचर और क्रिएटिविटी दोनों क्लोजली कनेक्टेड है। द गार्डन प्लॉट, जो गार्डन का प्लॉट है, इज कंपेयर टू अ कैनवस वेयर बोथ नेचुरल ग्रोथ एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी वर्क टुगेदर। ठीक है, जहां पर नेचुरल ग्रोथ और ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो दोनों मिलकर काम करती हैं। आपने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिनकी प्रूनिंग गार्डनर इस तरह से करता है कि वो बड़ा सुंदर सा एक डेकोरेटिव पीस लगता है। ठीक है, कई बार होता है ना, प्लांट्स को ऐसे शेप में उगाया जाता है और शेप में उनको प्रूनिंग करके बड़ी अच्छे से जो है डेकोरेटिव प्लांटर्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसमें क्रिएटिविटी भी है और उसकी प्लांट्स की नेचुरल ग्रोथ भी होती है, तो उसको टाइम टू टाइम शेप देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ भी है, दोनों चीजें, नेचर भी और क्रिएटिविटी भी दोनों मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द इमेजरी इन द पोएम सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, कि ये जो इमेजरी यूज किया गया है क्या वो रीडर के माइंड में पिक्चर क्रिएट करता है? यस, वाई, अगर नो है तो भी वाई नॉट। ठीक है, तो पहली सिंपल सी बात है कि भाई पिक्चर तो क्रिएट होती है, दिमाग में एकदम से गार्डनर, प्लांट्स, है ना, फ्लावर्स, लीव्स, अलग अलग कलर, सब कुछ आ जाता है, तो इसका मतलब इमेजरी तो है। सो यस, इमेजरी है इस पोएम के अंदर और वो सक्सेसफुली एक पिक्चर बनाती है हमारे दिमाग में। कैसे बनाती है? यस, बिकॉज द पोएट यूजेस कलर वर्ड्स एंड पेंटिंग इमेजरी लाइक पैलेट। ठीक है, वो कलर वर्ड्स और पेंटिंग इमेजरी को यूज कर रहा है। क्या क्या वर्ड्स? जैसे कि पैलेट, कैनवस, ब्रश स्ट्रोक्स एंड ब्लॉसम्स विच क्रिएट अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ कलरफुल गार्डन। ठीक है, जिससे हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाती है कलरफुल गार्डन की। दीज डिस्क्रिप्टिव इमेजेस allow the reader to visualize flower blooming and colors spreading like a painting। इससे क्या होता है, दिमाग में, रीडर के दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, जैसे फूल ब्लॉसम कर रहे हैं, कलर्स जो हैं वो पेंटिंग के ऊपर अलग अलग कलर्स जो हैं वो स्प्रेड किए हुए हैं, मेकिंग द पोएम फील लाइवली एंड ब्यूटीफुल, जिससे जो पोएम है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल हो जाती है और बहुत सुंदर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, support the view that the poet's mention of the color yellow besides red, blue and green would have lent effectively to the imagery। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस व्यू को सपोर्ट करो, कि मैं आपको एक व्यू दे रहा हूं, एक सजेशन दे रहा हूं कि अगर पोएट रेड, ब्लू और ग्रीन की बजाय येलो कलर का यूज करता तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता। ठीक है, आप इसको सपोर्ट करो, इसका रीजन बताओ कि हाँ होता या नहीं होता, तो कैसे होता? सो कहते हैं कि आंसर यस, हाँ ऐसा होता। येलो वुड हैव एडेड ब्राइटनेस एंड वार्मथ, कि अगर येलो कलर यूज करते तो वो ब्राइटनेस और वार्मथ को ऐड करता, मेकिंग द पिक्चर ऑफ द गार्डन मोर लाइवली एंड चेयरफुल। और इससे क्या होता, जो पिक्चर है गार्डन की वो और ज्यादा चेयरफुल हो जाती, और ज्यादा जिंदा दिली जो है मतलब अलाइव हो जाती। इट वुड हाईलाइट द वार्मथ एंड ब्राइटनेस ऑफ स्प्रिंग। अगर हम येलो कलर यूज करते, मतलब अगर पोएट जो है वो रेड, ब्लू, ग्रीन की बजाय येलो कलर का यूज करता तो वो वार्मथ और ब्राइटनेस, स्प्रिंग का जो सीजन होता है उसकी वार्मथ एंड ब्राइटनेस को हाईलाइट करता, मेकिंग द विजुअल इमेजरी, और जो पोएट के पोएम के अंदर विजुअल इमेजरी का यूज किया गया उसको और ज्यादा रिच, और ज्यादा विविड बना देता रीडर के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पोएट ने ना पोएम के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का यूज किया है, उसने येलो कलर का यूज नहीं किया। तो पोएट का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भी अगर पोएट येलो कलर
मेंशन करता ना तो ज्यादा अच्छा लगता। तो आपको ये इसके लिए सपोर्ट करनी है कि हाँ भाई सही कह रहे हो बिल्कुल, अगर येलो कलर यूज होता तो वो ज्यादा और ज्यादा इफेक्टिव बना देता पोएम को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडरिंग द लाइन gardens become painting still, what can you interpret about the poet's view on the timelessness of nature's beauty। जब वो कहता है कि gardens become painting still, कि जो गार्डन है वो एक स्टिल पेंटिंग की तरह बन जाता है, लेकिन इससे वो जो पोएट है वो क्या इंटरप्रेट करना चाहता है अबाउट द टाइमलेसनेस ऑफ नेचर्स ब्यूटी, की जो नेचर की जो ब्यूटी है वो बहुत ही टाइमलेस और पीसफुल होती है। सो इट सजेस्ट दैट नेचर्स ब्यूटी लुक्स टाइमलेस एंड पीसफुल लाइक अ स्टिल पेंटिंग। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो नेचर की ब्यूटी है वो टाइमलेस और पीसफुल होती है, जस्ट एक पेंटिंग की तरह, दैट कैन बी एडमायर्ड फॉर एवर, जिसको हमेशा के लिए एडमायर किया जा सकता है, प्रेज किया जा सकता है। इवन दो प्लांट्स ग्रो एंड चेंज, हालांकि प्लांट्स ग्रो करते हैं, चेंज होते हैं, द ब्यूटी ऑफ गार्डन रिमेन्स लाइक अ पेंटिंग, लेकिन एक गार्डन की जो ब्यूटी है वो हमेशा बनी रहती है। द वर्ड स्टिल, ये जो वर्ड है स्टिल मतलब विदाउट एनी मूवमेंट, ऑल्सो रिमाइंड्स ऑफ और अस ऑफ स्टिल लाइफ पेंटिंग, जैसे पेंटिंग्स होती है वो एक सीन को कैप्चर कर लेती हैं, स्टिल कर देती हैं, तो उनकी याद दिलाता है। शोइंग दैट अ गार्डन कैन बी एप्रिशिएटेड एज अ लास्टिंग पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय नेचर एंड गार्डनर टुगेदर। ठीक है, और ये हमें दिखाता है कि एक जो गार्डन है उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है एक पीस ऑफ आर्ट की तरह, और जिसको किसने क्रिएट किया हो, गार्डनर ने और नेचर ने मिलके क्रिएट किया हो। ठीक है, दोनों ने आपस में मिलके उस पर काम किया है, नेचर ने भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है और गार्डनर ने भी अपनी मेहनत से उसको इस तरह बनाया कि उसको हम हमेशा अप्रिशिएट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम, टाइटल को हमें जस्टिफाई करना है। कैनवस ऑफ सॉइल, कैनवस जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड हो गया, सॉइल जो है वो गार्डनिंग से रिलेटेड हो गया। तो कैनवस ऑफ सॉइल से जो राइटर है, जो पोएट है, वो गार्डनिंग को एक आर्ट फॉर्म की तरह दिखा रहा है, तो हमें टाइटल को जस्टिफाई करना है। द टाइटल इज सुटेबल बिकॉज सॉइल इज कंपेयर टू अ कैनवस। ठीक है, बिल्कुल सुटेबल है क्योंकि सॉइल को कंपेयर किया गया कैनवस के साथ। एंड सीड्स आर लाइक ब्रश स्ट्रोक्स दैट टर्न इट इनटू अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, और जो सीड्स हैं वो उन ब्रश के स्ट्रोक्स मतलब कलर्स जो स्प्रेड करते हैं उसकी तरह है, जैसे कि जिससे कि क्या होता है, जो गार्डन है वो बहुत ही सुंदर बन जाता है। जस्ट एज अ पेंटर, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पेंटर क्रिएट करता है एक आर्ट को कैनवस पे, एक गार्डनर जो है क्रिएट्स ब्यूटी इन द सॉइल। गार्डनर क्या करता है, मिट्टी के अंदर जो है ब्यूटी को ग्रो करता है, ब्यूटी को क्रिएट करता है। कैसे? बाय प्लांटिंग सीड्स इन सॉइल एंड केयरिंग फॉर प्लांट्स, वो प्लांट्स की केयर करके और सीड्स को लगाकर मिट्टी में जो है वो मतलब सुंदर सा एक गार्डन जो है लाइक अ पेंटिंग वो हमारे लिए क्रिएट करता है। तो मेन जो पर्पस है पोएम का वो ये है कि जो गार्डनिंग है, ठीक है, अगर देखो आपको कोई कहे कि आप गार्डनिंग को एक प्रोफेशन बनाना पसंद करोगे? ठीक है, शायद नहीं, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये नहीं चाहता कि वो बड़ा होके गार्डनर बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना इस पोएम को सिलेबस में इंक्लूड करने का भी एक मोटिव रहा है, और वैसे भी मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अच्छी चीज जो है वो आपको सिखाई गई है कि ये जो गार्डनिंग है ना, ये भी एक बहुत अच्छा वोकेशन है, बहुत अच्छी आर्ट है, जिसमें पीस ऑफ माइंड, क्रिएटिविटी एंड इवन बहुत अच्छी अर्निंग भी है। तो आपने अभी तो देखा होगा, अभी तो ट्रेंड बदल गया है। बीच में एक ऐसा ट्रेंड आया था ना, जब पेरेंट्स बस यही चाहते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जो है ऑफिसर्स बने, है ना, आर्मी में जाएं, टीचर बन जाएं, ये सब कुछ। लेकिन अभी जो है आप देखोगे ना यूट्यूब पे आपको बहुत सारे गार्डनर्स के व्लॉग्स मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने गार्डनिंग करके अपना जो है करियर सेट कर लिया, और वो शायद किसी अच्छे ऑफिसर से बहुत ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं, किसी डॉक्टर से, इंजीनियर से भी ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी एप्स बना ली है लोगों ने, वेबसाइट्स बना ली हैं, DIY प्लांटर्स का काम कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गार्डनिंग है उसको जब मतलब कोई ऐसा ना समझे कि ये एक लो लेवल का काम है, तो इसको अप्रिशिएट किया गया है जस्ट एक पेंटिंग के साथ, एक आर्ट के साथ इसको कंपेयर करके, कि ये जो गार्डनिंग है ये भी एक बहुत अच्छी आर्ट है। अगर आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, सो डू फॉलो योर पैशन, डोंट लेट इट डाई प्लीज। ठीक है, आप छोटे छोटे काम से स्टार्ट कर सकते हो, अपने घर में छोटा सा गार्डन बना सकते हो, लेकिन अपने पैशन को फॉलो जरूर कीजिए। ये मत समझिए कि अगर आपका एक फ्रेंड वो पेंटिंग करता है और बहुत अच्छा पेंटर बनने वाला है, कल को वो
किस क्या है पेंटर का नाम, शायद हुसैन कुछ ऐसा नाम है ना, कि वो एक अच्छा पेंटर बन जाएगा। तो वही गार्डनर भी एक अच्छा आर्टिस्ट है, वो भी एक अच्छा फ्यूचर जो है इसमें बना सकता है। तो ये जो है मतलब मेन इसमें मोटिव भी रहता है। और पोएम के अंदर जो मेन पॉइंट है दैट इज कि वो गार्डनिंग को एक आर्ट फॉर्म की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं पोएट हमारे सामने। इसीलिए पोएम का जो नाम है वो भी रखा गया है कैनवस ऑफ सॉइल। कैनवस पे पेंटिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी की कैनवस। तो मिट्टी की कैनवस का क्या मतलब है कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जहां पर जो गार्डनर है वो क्या करता है, सीड्स लेके आता है, जैसे एक पेंटर ब्रश और कलर्स लेके आता है, ठीक है, और वैसे ही जो गार्डनर है उसमें सीड्स लगाता है और उसमें एक बड़ी सुंदर सी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए एक आर्ट फॉर्म, एक पेंटिंग की तरह हमारे सामने बना के प्रेजेंट कर देता है और हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, पोएम के क्वेश्चन आंसर मतलब। तो एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो और पोएम अच्छे से कर सकते हो। इसके मतलब क्वेश्चन आंसर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपने इसको अच्छे से करना है क्योंकि ये PT1 में भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आऊं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।